हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे साथियों, और आपकी पढ़ाई भी जो बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पीवाईक्यू के सीरीज में हमने कल 50 से पॉलिटिकल साइंस के 50 से लेकर और 61 तक जो क्वेश्चन थे वो देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से आप 4 क्वेश्चन केवल अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं, और 10 में 4 क्वेश्चन है 40%। आज हम 62 से आगे बढ़ रहे हैं, 61 से आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं 62 नंबर। यहाँ पे देखिए साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूँ पीवाईक्यू के थ्रू कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बिना पीवाईक्यू करे अगर आप जाते हैं तो आप 20 क्वेश्चन का गैप हमेशा लेकर रहिएगा। यानी कि अगर आपको 80 क्वेश्चन सही करने थे तो 60 करके आइएगा, 60 करने थे तो 40 करके आइएगा। जबकि अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करके जाते हैं तो आप जहाँ 60 करने थे वहाँ 80 करके आइएगा, जहाँ 40 करने थे वहाँ 60 करके आइएगा। तो आप पीवाईक्यू को बिल्कुल ही इग्नोर मत करिए। और अगर आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करके हमेशा देखिए। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मैं जीतन, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। और अब स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू का जो 62 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 61 तक कल हम लोगों ने कर लिया था। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ इधर आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं दे दिया है और कहाँ से संविधान में ग्रहण किया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसको दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको याद ही करना होगा साथियों, बिना याद किए हुए नहीं कर सकते हैं आप इसको। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि आपको बेसिक चीज़ें तो इतना याद रखना चाहिए। आप इसमें आप वो अगर मान के चलिए कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक चीज़ों से करना चाहते हैं, आप अपने कंसेप्ट के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि जो रसिया है, रसिया में साम्यवाद लागू था एक टाइम पे। हालांकि साम्यवाद, और आप जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो शीत युद्ध में लेके जाएगा, आपको बताएगा कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, और रसिया किस तरह से जिस तरह से पूंजीवाद का वाहक अमेरिका को बुलाया था, उस तरह से रसिया किस तरह से साम्यवाद को अपनाए हुए था। तो साम्यवाद में आप देखिएगा, साम्यवाद में एक सेकंड साथियों, मुझे पेन लेने दीजिए। साम्यवाद में आप देखिएगा कि साम्यवाद में होता क्या है। साम्यवाद में आपको ड्यूटी, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ओके। साम्यवाद में ड्यूटी पे आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। साम्यवाद में अधिकार की बात नहीं की जाती है। अगर आप, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ साथियों, जब आपको एक सेकंड मुझे दीजिएगा, पेन थोड़ा सा, ओके। जब आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए, हाँ तो साथियों, मैं बोल रहा था कि 61 नंबर के बाद से 62 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। और 62 नंबर में हम देख रहे थे, वो वीडियो पॉज हो गया था। 62 नंबर में हम देख रहे थे कि अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें है कि भारत की संविधान की विशेषताएं, और एक तरफ दिया है जिस संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर मान के ये हम चल रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इतना जानते हो कि रसिया जो है वो साम्यवाद का वाहक है, वाहक हुआ करता था और है भी, जैसे अमेरिका पूंजीवाद का वाहक है। तो इस तरीके से साम्यवाद में आप इतना, आपको अनुमान होना चाहिए कि साम्यवाद में ड्यूटी पे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है, ड्यूटी पे, न कि आपको राइट्स दिया जाता है। राइट्स वहाँ पे बहुत कम होते हैं। और आपको क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अब राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। अगर मान के चलो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको पता नहीं है, तो आप जब देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम किससे लेंगे, यूएसएसआर के संविधान से। अगर आप एक मिला के देखिए, अगर आप एक मिला रहे हैं, डी का क्या करोगे, एलिमिनेट करने का विधि यही है साथियों। इसी तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 75 प्लस क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में सही करना चाहते हैं तो यही रीजन हो, यही आपका तरीका हो सकता है। अगर आप डी का दूसरा मारिए, डी का दूसरा देखिए किस में है। देखिए, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था, तो डी का दूसरा इसमें और इसमें तो है, इसमें है, इसमें है। ये दो को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ आसानी से। अब हमारे पास 50% चांस और बन चुके हैं। अब मैं गलती करूँ तो 50% चांस है, पहले 25% था कि सही हो सकता, अब हो गया 50%। अब देखिए, अगर आपको और कुछ नहीं पता, ऐसे जनरल ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको सबको पता होता है। फंडामेंटल राइट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है।
फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं पता है तो अभी जब मैं से बोल रहा था कि जैसे साम्यवाद में ड्यूटी पे जोर दिया था, उसी तरह से आपको पूंजीवाद जहाँ पे लिबर्टी की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, वहाँ पे राइट्स पे जोर दिया जाता है। राइट पे आपका फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को आप ए को मिलाओगे, ये यूएसएसआर से ए को 3, ए का 3 इसमें नहीं है, अब ये काट दो, आपका ऑप्शन यहीं बचता है। ये आपका स्मार्ट गेसेस होता है साथियों, और एलिमिनेट करने का ये तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 63 नंबर। अब देखो, अब इसमें आपको देखो, इसमें आप कोई गेस नहीं कर सकते हो, इसमें आपका कोई आपका नॉलेज ही काम करेगा। अगर आपको एक, लेकिन हाँ एक भी पता है, जैसे अगर आपको अफ्रीकी संघ भी पता है कि 2002 में स्थापित हुआ था। अफ्रीकी संघ इस साल बहुत चर्चे में था जब इन्होंने G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा था उस टाइम पे। आप देखोगे कि G20 में ये शामिल हुआ था अफ्रीकी संघ, तो उस टाइम में बहुत चर्चा में था, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन भी पूछ दिया था सब जब जून वाला एग्जाम में। अगर आपको अफ्रीकी संघ पता है तो ये ठीक है, आसियान अगर नहीं पता है तो ये ठीक है, कोई भी अगर आपको एक चीज़ पता है तो आपको, जैसे सी का दूसरा देखोगे, सी का दूसरा एक ही में है, केवल एक ही में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आपको अफ्रीकी संघ आसियान के बारे में बात करोगे 1967 1901 का, अगर आप सॉरी एक का, एक का तीसरा, हाँ आसियान का 1967 सही है। अगर आप एक का तीसरा देखोगे, अगर आपको ये भी पता होता तब एक का तीसरा एक ही क्यों में है, एक का तीसरा बाकी किसी में नहीं है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह आप देखिए साथियों, PYQ का मतलब ये नहीं कि आप केवल इसको देख लो, अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको अपने कॉपी पर राइट डाउन करो, बाद में अगर किसी बुक में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप ध्यान दे के पढ़ो आसियान का गठन कब हुआ था, अफ्रीकी संघ का, क्योंकि ये नहीं है कि ये एक बार पूछ दिया था अगली बार नहीं पूछे। हो सकता है कि आसियान और अफ्रीकी संघ रहे, आगे शाक दे दे, आगे कुछ और दे दे, तो दे ही सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अगला देखो ये क्वेश्चन, हाँ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार के द्वारा गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, ये कह रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप गलती करके आओगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको, एक तो आप यहाँ से आंसर, चलो ठीक है यहाँ से कर लिए आंसर आप, अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखिए, साथ ही आपको और क्या काम करना होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वहाँ पे गेस करोगे तो ज़्यादातर पंचायती राज जितना भी देखो, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति जो हो गया, सब जो भी 6-7 समितियाँ गठित करी गई थी, उसमें इस सब का नाम आपको जल्दी से किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप देखोगे वो 1985-86 तक 6-7 समितियाँ गठित कर दी गई थी। आप उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करिए, ताकि क्या आगे अगर ये पूछा होगा कि जनता पार्टी के द्वारा सरकार कब कब बनाई गई थी, कौन सी समिति बनाई गई थी, तो अगले में ये पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जो भी है थंगुन समिति, सबको दे दे, सबको, और बोल दे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शायद ये कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद। तो PYQ का मतलब ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा। अगर पंचायती राज संस्था में ये पूछ दिया समिति के बारे में, तो 6-7 समिति जो भी है उसको आप लाइन से याद करिए कि इसका समिति ये हुआ था, इसका ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, उसको आपको याद करना होगा। यही तरीका है साथियों PYQ का एनालाइज करने का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये RTI 2005 आपको याद होगा। अब साथियों देखिए, RTI लाया ही इसलिए गया था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आप इतना भी पता है आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन किस लिए लाया गया था, अगर RTI आपको पता है तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सूचना का अधिकार निम्नांकित के कारण लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, एक बार याद रखिए कि सूचना का जो अधिकार ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी कह रहा है कि निम्नांकित के कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है, मतलब क्या रीजन है कि RTI जो है लोकतंत्र डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आप ये देखिए, पहली बात, अगर आप डेमोक्रेसी के क्या चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, जवाबदेही होनी चाहिए। आप ये देखिए इसमें एक जैसे खुलापन होना चाहिए, खुलापन, ओपननेस बोल रहा है, आपको नहीं पता, चलिए ठीक है, इसको नहीं पता तो इसको अभी स्टॉप, इसको रोक के रखिए। गोपनीयता अक्षुण्ण रखना, चलिए ठीक है, ये भी आपको नहीं पता है कि मेंटेनिंग सेक्रेसी की बात कर रहा है, नहीं पता है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है, ये होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर RTI की बात करें तो पारदर्शिता चाहिए ही चाहिए, पारदर्शिता के ही लिए लाया गया था। अब आप ये देखोगे कि सी होना चाहिए, ये दो के बारे में मुझे नहीं पता है, सी होना चाहिए। किसी कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है? हाँ है, इसमें सी नहीं है, तो सी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सुदृढ़ीकरण की बात कर रहा है।
अगर पारदर्शिता होनी चाहिए तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, नौकरशाही लाल फीताशाही, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप ये जान सकते हो कि डी तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है। डी नहीं हो सकता है, सी हो सकता है। डी क्योंकि लाल फीताशाही अगर रहेगा तो फिर तो उसमें पारदर्शिता की बात ही नहीं आएगी, तो डी नहीं होना चाहिए। तो डी नहीं होगा तो ये ऑप्शन आप काट दो क्योंकि इसमें डी हुआ है। चलो, अभी भी आप फंस रहे हो दो ऑप्शन में, ए सी ई और ए बी सी। जहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए वहाँ जवाबदेहिता भी होनी चाहिए। जवाबदेही होगा तभी लोकतंत्र को आरटीआई जो हो, अगर जवाबदेही नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो फिर आप सुदृढ़ लोकतंत्र को आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे, ये हमको दो नहीं पता है, मान के चलो कि नहीं पता, हमको ये पता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, सी और ई होना चाहिए। सी और ई एक ही ऑप्शन है जिसमें सी और ई है। आप देखो, मुझे ये इसके बारे में नहीं पता, ये समझ में भी नहीं आ रहा था, ओपननेस, मेंटेनेंस, एक्यूरेसी नहीं समझ में आ रहा था, पर मैंने इसका आंसर गेस कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। ये होता है स्मार्ट तरीके से आप आंसर को टिक कर रहे हैं, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। साथियों, अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो उम्मीद करिए कि आप 75-80 हमेशा अपने सब्जेक्ट में करके आइएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया? आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को आप गेस नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पता ही होना चाहिए कि किसने किया था। एलेक्स डी टाकविले ने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट क्वेश्चन है, मैं केवल उसी क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, नहीं भी आ रहा है तो भी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। ये भी आपको देखिए, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया है और आपको सजाना होगा। अगर आप नहीं सजा पाइएगा, आपको नहीं पता होगा, ये आपको याद रखना होगा। हालांकि ये मुझे लगता है कि बहुत यूजीसी ने 2-4 क्वेश्चन उस साल जो दिया था, जिसमें 16 जून को जो 18 जून को जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें बहुत सारा क्रोनोलॉजिकल सीजीआई दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन जो है उसका दे दिया था। फिर आप देखिएगा कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनका दे दिया था, लोकसभा स्पीकर का दे दिया था, और भी राष्ट्रपति का दे दिया था। इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन केवल क्रोनोलॉजिकल बेस पे दे दिया था, जो कि नहीं देना चाहिए था। इतना अंदर तक डीप तक कोई नहीं याद रख सकता, पर इन्होंने दिया था और मुझे नहीं पता दोस्तों, मैंने गेस किया था और सही हुआ था। तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अब आप ये कर सकते हैं कि जब एक बार पूछ दिया 10 क्वेश्चन के आसपास, तो 10 क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 90 क्वेश्चन में फाइट करें तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो आप 90 क्वेश्चन में फाइट नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए, जो भी है सीजीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर का लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर इसको, फिर पीएम जो है, जो भी पीएम है, प्रेसिडेंट है उनको, वाइस प्रेसिडेंट है उनको, इन सबको एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के आप एक दीवार पे अपने, जहाँ पे आप स्टडी रूम है आपका, वहाँ पे रख लीजिए। एक नज़र सब देखते रहिए कौन किसके बाद कौन आता है। हालांकि पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, इसके साथ एक और है, यूएनओ का जो सेक्रेटरी है उसको भी, यूएनओ का जो सेक्रेटरी है उनका भी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप अगर बना, जैसे कि इसी बार पूछ दिया था शायद, शार्क का जो चेयरपर्सन, जो चेयरमैन है, वो कब से कब, कौन कौन कब से कब, ऐसे शाख का या किसी संस्था का दे दिया था, जो कि उतना इम्पॉसिबल है कि वो एग्जैक्ट डेट दिए थे, एग्जैक्ट जो है डेट दे दिया था, वो नहीं हो सकता है। पर हाँ, आप ये कर सकते हैं, सीजीआई, ईएफसी, ईसीआई, लोकसभा स्पीकर, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से यूएनओ का जो सेक्रेटरी है उनको, आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप उससे अगर आ रहा है तो बाहर नहीं जाएगा, आप पकड़ सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आप जब देखिएगा, यद्यपि मैंने ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था और मैंने ये क्वेश्चन गलती, क्योंकि मुझे गेस करना था तो मैंने गलती करके आया था। कह रहा है कि अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्व पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्व का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं ही उन्हें निःसृत कर दिया होते। ये कह रहा है, उपरोक्त कथन किसका है? हाँ, तो साथियों, ये निःसृत करने की बात करते हैं, अधिकार स्वयं ही उनसे निःसृत होता। ये क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने भी गलती किया था, पर मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो गलती हो ही जाता है। देखिए, दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ये अधिकारों की बात करता है, दायित्वों की बात करता है, जो कि कबीर किसी भी एंगल से यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कबीर तो बहुत मेडाइवल इंडिया के आसपास के
कवि रहे हुए हैं, तो ये तो आएगा नहीं। ई रामास्वामी की बात करूँ मैं, रामास्वामी पेरियार की बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकते हैं, ये आप इनका हिस्ट्री आप देखिएगा उधर ये जाते हैं, ये सब बात नहीं करते हैं। 2 ऑप्शन बच रहा था मेरे पास, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने इसमें गलत किया था, पर इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टफ था साथियों, अगर आप इसको ये आप इसका ये सेंटेंस याद नहीं रखे हुए कि ये नेहरू का है तो आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं, पर ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 69 की बात करूँ तो ये भी एकदम ही ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नाम याद है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1870, ये देखिए, ये आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा। तो ये पुस्तक का नाम किसका है? बी डी सावरकर की पुस्तक है। इसमें आपको देखना ही याद ही करना होगा, कोई नहीं है। 70वीं क्वेश्चन देखते हैं, सप्तांग थ्योरी जो है साथियों, सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? तो आप इसमें आप देखिए, सप्तांग थ्योरी थॉमस हॉब्स की बात नहीं करता है, जॉन लॉक नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये कल्हड़ तो हो ही नहीं सकता है। एक ही है, ये आपको याद रखना होगा कि कौटिल्य का बेसिक थ्योरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। जो भी कौटिल्य के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो सप्तांग थ्योरी जानता है कि कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दिया था। ये हुआ आज का। आप देखें, हम लोग 10 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए हैं। इसका आगे हम कल डिस्कस करेंगे। 2 दिन में मिलकर साथियों हम 70 तक आए हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। आप ये देख पा रहे होइएगा कि आज जो क्वेश्चन, एक ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, पर यहाँ ये भी फैक्ट है। आप ये देखिए, ये भी फैक्ट ही है साथियों, ये भी आपको पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। एक 65 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते थे। दूसरा क्या है? दूसरा आप इसमें अगर एक पता है तो ये कर सकते थे 63 नंबर। साथ ही अगर आप ये आपको एक भी इसमें पता है तो 62 नंबर क्वेश्चन कर सकते थे। यानी कि तीनों क्वेश्चन आप, अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास हो, थोड़ा सा आप अपने आप को एग्जाम में शांतिपूर्वक बना के रखे, तो आप ये कर सकते थे 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। जहाँ 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अब कल से हम कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन एक दिन में हम डिस्कस करें, और ये डिस्कशन जारी रहेगा साथियों। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का जल्दी हम सब्जेक्ट में सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस हम यूनिट 1 थिंकर से स्टार्ट करेंगे साथियों, सॉरी थियरी से स्टार्ट करेंगे, थियरी थिंकर से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, कोई एक PYQ का बुक मंगाइए, PYQ का बुक मंगाइए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप इस चैनल से जुड़ के इसका PYQ का यहाँ पे जो जिस तरह से लॉजिक मैं लगा रहा हूँ 20 क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं कल 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन इस लॉजिक बेस पे आपको सही कर सकते थे। यानी कि 8 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन कर सकते थे, 20 में 8 क्वेश्चन कर सकते थे। तो आप सोचिए कि आप कितना कर सकते हैं 100 में। अच्छा खासा क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, 40% बन रहे हैं, ये कर सकते हैं आप। इस तरह से साथियों आप PYQ को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो PYQ पे ध्यान दीजिए और इस सीरीज को आप फॉलो करिए ठीक से, साथ ही चैनल से जुड़िए ताकि आगे आपको फ्यूचर में तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच साथियों।